बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी कानूनी टीम के लिए लीगल बैटल का एक और दिन था। किसी में कामयाबी मिली, कुछ में नाकामियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ये जंग अभी जारी रहेगी। वो एक शेर इन दिनों मुझे कोई सुना रहा था पीटीआई के लोगों के ऊपर कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हम, तो ना बल्ला मिल सका, ना मखसूस नशिस्तें मिली, ना इंसाफ मिल रहा है। तो बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन पहले ज़रा दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि आज की गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इन अनाउंसमेंट का इंतज़ार भी था। जो पहली अनाउंसमेंट है वो तो मैंने एक दो दिनों के पहले के व्लॉग में भी उसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को जलसा करने का फ़ैसला किया था। आज उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। जलसा कहाँ पर होने जा रहा है इसके बारे में अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। आप लोग ज़रा अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, बिकॉज़ बड़ी मैटर करती है कि कहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा होना चाहिए। इंतखाबात के बाद पहला जलसा ये कहाँ पर हो सकता है? पंजाब में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। होना तो वैसे पंजाब में, लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में होता तो क्या ही बात थी, लेकिन जिस किस्म के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीटीआई को रोकने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि पंजाब में सड़कों के ऊपर निकलने की स्पेस पीटीआई को मिल सके। तो ये शायद खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में हो सकता है, वहाँ गवर्नमेंट भी है और वहाँ पर सरकारी मशीनरी भी उस तरह से उनके अगेंस्ट एक्टिव नहीं होगी, तो इसलिए बड़ा आसान होगा। और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा ने एक माहौल बना के रखा पिछले दिनों में भी और फिर इंतखाबात के मामलात को लेके भी, तो मेरा ख्याल है पहला जलसा जो है वो केपीके में होना डिज़र्व करता है। आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि कहाँ पर और किस शहर में जलसा होना चाहिए। वैसे मियाँ वाली भी बुरा ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर भी ये जलसा किया जा सकता है इमरान खान के होम ग्राउंड पर। बट अगेन पंजाब हुकूमत का जो रवैया है उसको लेके थोड़े से अभी भी शुकूक व शुबहात हैं। तो पीटीआई की लीडरशिप ने ये ऐलान किया है कि जलसा तो वो 23 मार्च को करने जा रहे हैं, कहाँ पर होगा और किस मुकाम पर होगा इसका ऐलान एक दो दिनों में कर दिया जाएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके बारे में पीटीआई के लोगों को तो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था ही था, हमें भी था, वो है कि एहतसाब का एक अमल कहीं से शुरू हो। उन लोगों के एहतसाब का अमल जिन्होंने बिला वजह आवाम को तंग किया, जिन्होंने बिला वजह आवाम को झूठे मुकदमात में फंसाया, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारियाँ हुई, पूरे पूरे घर जो हैं वो मुतासिर हुए। लोग किस कदर जहनी अजियत से, जहनी कर्ब से गुज़रे उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, मैं कहता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि ये जिस पे बीतती है वही बता सकता है। तो बहुत सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा में भी इस सारे मामले का निशाना बने और पुलिस ने जिस तरह से पिछले चंद अरसे में वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ की, उसके नतीजे में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए। तो वज़ीर आला बनने के बाद अली अमीन गंडापुर ने ये एक हफ़्ते की टाइमलाइन दी थी कि एक हफ़्ते का वक्त देता हूँ, इस्लाह कर लो या फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि जनाब जिनकी FIRs हैं वो ख़त्म की जाए और कानून के मुताबिक सबसे निपटा जाए। लेकिन आज इमरान खान से जेल में जो मुलाकात हुई उनके रहनुमाओं की, बाय द वे ये मुलाकात भी आज जो हुई है पाबंदी के बावजूद हुई, क्योंकि अदालत ने ये हुक्म दिया जेल सुप्रीडेंट को बुला के कि आज इनको मुलाकात करने दी जाए। 4 लोगों का नाम दिया गया, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, उमैर न्याजी और एक कोई और भी उनके रहनुमा थे, कि जनाब इनको मुलाकात आज करने दी जाए। तो पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुसलसल 2 दिन इमरान खान साहब की मुलाकातें हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक डिस्कशन या मुशावरत उनसे हुई है। अब ये समाअत मुलतवी हो गई है, एक हफ़्ते के बाद इसको दोबारा से देखा जाएगा। लेकिन मीनवाइल ये कह दिया गया है कि जनाब मैकेनिज़्म जो है वो बना लें पीटीआई के लोगों के साथ मिलकर, जेल सुप्रीडेंट के किस दिन किस तारीख को कितने लोगों को मुलाकात की इजाज़त होगी। दैट मीन्स कि मुलाकातें जो है वो रुकनी नहीं है, ये जारी रहनी है, अदालत ने भी आज कह दिया है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एहतसाब वाला जो मैं मामला कह रहा था, आज इमरान खान ने जेल से ये वाज़ेह हिदायत किया है या एक तरह से हुक्म दिया है कि एक तो IG खैबर पख्तूनख्वा जो है उनको हटा दिया जाए, उनको तब्दील कर दिया जाए, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस सारे मामले में जो रीसेंट क्रैकडाउन हुआ उसका हिस्सा रहे हैं और उनकी इजाज़त के बगैर तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। तो इसलिए IG खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे से हटाने का कहा गया है। अगेन इसमें वफाकी हुकूमत की कहीं ना कहीं मुदाखलत रहेगी। नया IG कौन होगा, क्योंकि अभी चीफ सेक्रेटरी के तैनाती के ऊपर भी वफाक का इन्फ्लुएंस रहता है, इसीलिए अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ से मिलने के लिए भी पहुँचे वज़ीर आज़म हाउस। तो अभी IG को हटाना है, उसके लिए भी कुछ रुकावट रहेगी, लेकिन
पीटीआई को या इमरान खान को ये आईजी काबिल कबूल नहीं है, कोई ना कोई नया आईजी ही आएगा खैबर पख्तूनख्वा में। तो और साथ ही ये भी कहा गया कि एक कमेटी कायम कर दी जाए जिसमें शेर अफजल मरवत, बल्कि उसको हेड ही करेंगे शेर अफजल मरवत, और बाकी कुछ और लोग भी शामिल होंगे जो इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे या यूँ कह लीजिए कि असेसमेंट करेंगे कि किन लोगों को इस रिसेंट क्रैकडाउन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा और उनका मदावा किस तरह से किया जा सकता है, उन्हें कंपनसेट किस तरह से किया जा सकता है, कौन से लोग हैं जो स्टिल झूठी एफआईआर्स में नामजद हैं, उनके खिलाफ उनके हवाले से क्या कार्रवाई होनी है, और जिन लोगों ने ये एफआईआर्स करने के बदले और रिहाइयों के बदले और पता नहीं क्या क्या कुछ पैसे लिए या अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया मुबैना तौर पर, जो कि रिपोर्ट हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इमरान खान की तरफ से कहा गया। और पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि हम अब खैबर पख्तूनख्वा से एहतसाब का मामला शुरू करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के ऊपर अभी नाअहली की एक तलवार लटकती रहेगी, वो खुल के शायद उस तरह से ना कर सके, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि इस तलवार के साए में भी बेशक ये करना पड़े तो एक एग्जाम्पल कम से कम सेट होनी चाहिए। जो भी आए, अली अमीन गंडापुर रहें ना रहें, जो भी आए वो कम से कम इस चीज़ को तो लेके आगे बढ़े कि जिसने ज़्यादती किया उसका एहतसाब तो ज़रूर हो। अब देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है। अब आ जाइए पीटीआई के ख़िलाफ़ एक ताज़ा साजिश के हवाले से, जिसकी गूंज आजकल ऐवानों में भी गूंज रही है, ऐवानों के बाहर भी, और वो हम देख भी रहे हैं कि जो शोर पीटीआई कर रही है वो ऐसे ही हवा में नहीं कर रही, उसकी कोई ना कोई रीज़न है या ग्राउंड के ऊपर चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। पीटीआई को ये लगता है कि उनकी 20 नशिस्तें मज़ीद कौमी असम्बली की कम की जाने की कोशिश की जा रही है। रीकाउंटिंग का सिलसिला पंजाब के बाज़ हलकों में शुरू किया गया है और आज ही के दिन हमने देखा कि कौमी असम्बली की एक और नशिस्त जो है वो पीटीआई से छीन ली गई है। गुजरावाला की कोई नशिस्त है N81 की, गालबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कोई दूसरा हल्का जो भी है, उससे जो पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवार थे रीकाउंटिंग में उनको हरा दिया गया। और रीकाउंटिंग जिस अंदाज से की गई, जितने मुस्तरद वोट थे उनको जिस अंदाज से बताया गया और फिर उसका जो बाकियों के ऊपर असर पड़ा, वो देख के ही पता चल रहा है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मतलब आपने ये सब कुछ करना ही है, इस अंदाज से कर ले कि कोई क्वेश्चन भी ना उठा सके, लेकिन इस तरह से किया जा रहा है कि बच्चे को भी अगर आप वो पेपर पकड़ा दें कि जमा तफरीक करके बताओ कि रिकाउंटिंग ठीक हुई है या नहीं हुई, तो वो भी उसमें से गलतियाँ निकाल लेगा। तो इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है और पीटीआई बहुत ज़ोरों शोर से इस मामले को उठा रही है कि उनकी सीटें मज़ीद कम की जा रही हैं और आने वाले दिनों में और भी कम की जाएंगी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और 2/3 अक्सरियत के लिए हो रहा है ताकि ऐवान में अपनी वो कोई मेजॉरिटी ला के कानून साजी के साथ साथ आइन में तरमीम कर सकें या व्हाटएवर जो भी है, बाद में पता चलेगा। लेकिन ये इस वक्त सिचुएशन है, पीटीआई को फेस करनी पड़ रही है। फिर मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसमें भी पीटीआई को आज एक सेटबैक मिला। पेशावर हाई कोर्ट से ऑर्डर ही आ गया कि जो दरख्वास्त पीटीआई ने दी थी मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई या यूँ कह लें कि अदालत ने इंटरटेन नहीं की। तो अब पीटीआई ये सोच रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी मखसूस नशिस्तों के लिए। अब तक पीटीआई को जितना कोई रिलीफ मिल सकता था वो लोअर कोर्ट से ही मिला है, यानी हाई कोर्ट से ही मिला है, और वो भी एक ही सूबे की हाई कोर्ट से ज़्यादातर, यानी खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन इस केस में खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट ने भी, यानी पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया। तो जिस अदालत से पीटीआई का बल्ला छिन गया, यानी सुप्रीम कोर्ट, या जिस अदालत से ये फ़ैसला आया कि उनके इंटर पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए, क्या उसी अदालत से पीटीआई मखसूस नशिस्तें ले सकती है? ये पीटीआई ने तो कहा है कि वो ज़ाहिर बात है एक आइनी कानूनी हक़ है, उन्होंने ये रेमेडीज़ ज़ाया तो नहीं करनी, जाना तो पड़ेगा, जाना चाहिए भी उन्हें, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते। बाकी अदालत के फ़ैसले क्या होंगे उनके ऊपर बाद में भी डिस्कशन हो सकती है, पता चले कि पीटीआई के हक़ में आ गया। लेकिन अमूमी तासुर ये है कि शायद पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से रिलीफ नहीं मिल सकेगा। अब ये मखसूस नशिस्तों का ना मिलना, बल्ले का छिन जाना, और ये जो पूरी की पूरी पीटीआई इस वक्त अदालतों में है। आप इमेजिन करें कि एक अदालत में तो पीटीआई के वकला कल गए भी नहीं, कि वो इतने केसेस हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कितनी एक लीगल टीम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हर जगह के ऊपर कोई ना कोई डिफरेंट केस है। वो एक केस निपटा के घर आते पता चलता कोई नया नोटिफिकेशन आ गया, कोई नई पाबंदी आ गई, अब उसको चैलेंज करना है। अब ये चैलेंज करने का मामला भी इतना आसान नहीं
नहीं होता कि बस सुबह गए अदालत में और कोई एक पेपर पकड़ाया कि हम चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। पूरी की पूरी रिट पिटिशन तैयार करनी पड़ती है, फ्रीकैन को नामजद करना पड़ता है, फिर हेयरिंग्स में जाना, फिर ये एक बड़ी लंबी और लीथल किस्म की लीगल बैटल इस वक्त जारी है। इतनी इंटेंस लीगल बैटल मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर में ये पूरे 10-11 सालों में नहीं देखी। इवन नवाज शरीफ साहब के भी केसेस हम देखते रहे हैं, वो एहतसाब अदालत आते हैं, वहाँ जाके उनको भी रिपोर्ट किया, लेकिन इतनी इंटेंस ये लीगल बैटल नहीं देखी। अभी जो हो रहा है ये कोई समथिंग डिफरेंट है, मतलब बियॉन्ड लिमिट्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि जितनी एफर्ट लगा के, जितने वसाइल लगा के, जितना कुछ, जितनी कोशिशें करके हमने इस पूरे मामले को इतना उलझा दिया, अगर इससे आधी एफर्ट भी हम इन मामलात को सुलझाने में लगा देते, या बाय डिफ़ॉल्ट जैसे चीज़ें चल रही थी उनको चलने देते, एक पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है उनको लेने देते, बल्ले के निशान, अगर यही करना था, फॉर्म 47 ही करना था, तो बल्ले के निशान के साथ भी हो सकता था। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर चीज़ें चलती रहने देती, इतना मैस ना क्रिएट होता, तो शायद हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल कम हो जाते या हो सकते थे। जितनी एफ़र्ट हमने मसाइल क्रिएट करने में लगाई है, इससे आधी एफ़र्ट इन मसाइल के हल में लगा देते, इनके रिफॉर्म्स में लगा देते, तो आज हम कहाँ पर जाते। मैं हर रोज़ ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, हालात को देखते हुए, वाक़यात को देखते हुए। शायद पता नहीं क्यों बाकी लोग नहीं कर पा रहे, कर ही रहे होंगे, लेकिन मसलहतन शायद खामोश हैं या वॉटेवर। हम एक कदम भी, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। बतौर नेशन मैं बात कर रहा हूँ, हम नहीं आगे बढ़ पा रहे। हम IMF की डील ले लेंगे, हम कोई और काम कर लेंगे, हम ये सारा कुछ कर लेंगे, और उससे ये लगेगा कि ये कोई विक्ट्री है या ये कोई बहुत ऐसी चीज़ हो गई है। आप यकीन करें कि हम बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ जा रहे हैं। और आप यकीन क्यों ना करेंगे, आप तो रोज़ ये चीज़ें देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। बच्चे को भी पता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, बल्कि बहुत तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। तो बस उम्मीद कर सकते हैं, वो खान साहब भी अक्सर कहा करते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हम वर्स्ट के लिए तैयार तो हैं ज़हनी तौर पर, लेकिन वर्स्ट जो है वो कितना वर्स्ट होगा इसका पता नहीं चल रहा, और ये कब जाके ख़त्म होना है इसका भी किसी को पता नहीं चल रहा। हर रोज़ ये लगता था कि अच्छा ये 10 दिन 20 दिन गुजर जाएंगे तो यहाँ से आके हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, अच्छा चलें इलेक्शन हो जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, अच्छा चलें ये हुकूमत बन जाएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। सब कुछ हो रहा है बट हालात बेहतर नहीं हो रहे, वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे रहम करे, और जो लोग हैं जिनके हाथों में फ़ैसलों की ताकत है, अल्लाह ताला उन्हें सही फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।